नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कातिल रात की कातिल हसीना का पार्ट 21वां। अभी तक आपने सुना कि अनुज और उसकी टीम ने चारू और उसकी मम्मी को भी जहाज़ पर ढूंढ निकाला है और वे पूछ रहे हैं कि चारू तुमने ऐसा नाटक क्यों किया। चारू अब अपनी बातों को बताएगी। अब आगे की कहानी। हम 2-4 करोड़ रुपए उनसे ऐंठना चाहते थे ताकि अपनी आगे की 2-3 साल की जिंदगी बिना पैसों की तंगी के जी सके, चारू ने साफ शब्दों में बताया। तभी रागिनी अपने हाथ में एक पानी की बोतल लेकर तेजी से दौड़ते हुए हमारे पास आ चुकी थी। डॉक्टर को खबरी लेकर आ रहा है, तब तक पानी डालकर तुम इसे होश में लाओ। रागिनी ने नमिता की ओर इशारा करते हुए मुझे बोला। मैंने नमिता को तुरंत फर्श पर लिटाया और रागिनी के हाथ से पानी की बोतल लेकर पानी के छींटे नमिता के चेहरे पर मारने लगा। कोई 10 बार पानी के छींटे मारने के बाद नमिता के बदन में कोई हलचल होना शुरू हुई थी। उसे होश में आते हुए देखकर मैंने अति उत्साह में पूरी बोतल ही उसके चेहरे पर उड़ेल दी थी। पानी से भीगा हुआ उसकी सूरत इस वक्त किसी संगमरमर की तराशी हुई मूरत सरीखी लग रही थी। अब वो हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोल चुकी थी और हैरानी से वो मेरी ओर ही देखे जा रही थी। तभी उसने अपने साथ ही खड़ी चारू और बाकी लोगों को भी देखा। वो हैरानी और विस्मय से भरी सभी को देख रही थी। अब आप कैसी हो नमिता? उसे पूरी तरह से नॉर्मल करने के लिए इस वक्त उनसे बात करना बहुत ज़रूरी था। मम्मी, आप कैसे यहाँ आ गई? तुम्हें यहाँ कौन लेकर आया था? तभी चारू भी अपनी मम्मी के करीब बैठकर ये सवाल पूछी। अभी तक नमिता भी उठकर बैठ चुकी थी। पता नहीं, मैं तो शमशेर के साथ गाड़ी में घर से निकली थी, नमिता ने ध्यान करते हुए कहा। घर से आप कहाँ जाने के लिए निकली थी? मैंने पूछा। शॉपिंग के लिए जाना था, फिर पता नहीं मैं शायद गाड़ी में बेहोश हो गई थी। उसके बाद यहीं अभी होश आया है मुझे, नमिता ने अपनी याददाश्त पर जोर देते हुए बोला। शमशेर वही जो हमेशा आपके घर का दरवाज़ा खोलता है? मैंने उस खतरनाक शक्ल वाले आदमी के बारे में पूछा। हाँ, उसी का नाम शमशेर है, वो हमारी कोठी पर ही रहता है, नमिता ने मेरी तरफ देखते हुए जवाब दिया। आपके उस शमशेर को मैंने इसी क्रूज़ पर देखा है। उसी ने मुझे बेहोश समझकर उस जगह पर धकेला था जहां आप पहले से कैद थी। ये तो शुक्र हुआ कि मैं बेहोश नहीं हुआ था और तुम्हें मैंने पहचान लिया था और तुम्हें बचा पाया, नहीं तो अभी भी तुम उस शमशेर की कैद में ही बेहोश पड़ी होती। मैंने नमिता को सच्चाई से अवगत कराया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? और ये चारू तुम्हें कहाँ मिली? नमिता तब तक चारू को खुद से लिपटा चुकी थी। ये भी इस क्रूज़ पर मिली है और ये मैडम जिस लड़के के साथ आई थी वो भी हमारी गोली लगने से उधर पीछे की तरफ बेहोश पड़ा है। मैंने नमिता को पूरी जानकारी दी। लेकिन मुझे भी नहीं पता कि मैं इस जहाज़ पर कैसे आई। ये क्रूज़ तो हमारे प्लान में था ही नहीं। चारू के मुंह से ये अकस्मात निकला। कैसा प्लान? तभी नमिता ने चारू की बात पर पॉइंट पकड़ते हुए पूछा। उस प्लान के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। अभी बस आप इतना समझ लो कि आप इस वक्त किसी बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो। इस साजिश में कुछ चेहरे आपको जान पहचान मिलेंगे और हो सकता है कि बाद में कुछ अनजान लोग भी सामने आए। मैंने अब स्पष्ट शब्दों में नमिता को समझाया। मैं जानती हूँ कि इस साजिश के पीछे कौन कौन है। एक बार यहाँ से निकल जाऊँ, फिर उसकी सारी साजिश उसके हलक में डाल दूंगी। नमिता एकाएक गुस्से से भभक पड़ी थी। अभी थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और अब तुम दोनों माँ बेटी हमारे साथ रहिए। आपको यकीन दिलाते हैं कि अब आप दोनों को एक खरोच तक नहीं आने देंगे। अभी 3 लोग हमारी रडार पर हैं, उनको कब्जे में लेते हैं, इस सारी साजिश से पर्दा उठ जाएगा। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया। अभी वो जवाब में कुछ कहना चाहती थी कि मुझे खबरी एक बंदे के साथ आता हुआ नजर आया। मैंने खबरी को आंख के इशारे से उसे सीधा अभी के पास ले जाने को इशारा किया। खबरी ने मेरी आंख का इशारा समझा और डॉक्टर को सीधा ड्रम के पीछे पड़े हुए अभी की तरफ ले गया। लेकिन उस डॉक्टर की नज़र भी हम पर पड़ चुकी थी। तभी वो हम सभी को घूरते हुए अभी के पास पहुंचा था। इसे तो गोली लगी है, ये तो पुलिस केस है, डॉक्टर अभी को देखते ही बोला था।
लेकिन पुलिस केस तो अब गोवा पहुंचकर ही दर्ज होगा। तब तक इस बंदे को होश में तो लाओ डॉक्टर, इसे मेडिकल एड तो दो। तभी मुझसे पहले ही खबरी समझदारी से डॉक्टर को समझा रहा था। इसे उठाकर मेरे साथ लेकर चलो, हमारे पास क्रूज पर कोई सर्जरी का सामान तो होता नहीं है, बस गोवा पहुंचने तक इसकी और ज़्यादा हालात ख़राब होने से रोका जा सकता है। इसकी कोशिश कर सकता हूं, लेकिन इसे गोली किसने मारी है? डॉक्टर ने स्वाभाविक सवाल किया, जिसका जवाब मैंने पहले से ही सोचा हुआ था। ये बंदा किसी ड्रग गैंग का मेंबर लगता है। हम लोग इधर सुनसान इलाका देखकर ऐसे ही मस्ती करने के लिए इधर आए थे, तब 2 लोग इस लड़के को गोली मारकर अंदर की तरफ भाग गए। हम तो इंसानियत के नाते इसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अपनी बात को इंसानियत का मुलम्मा चढ़ाकर पेश किया तो डॉक्टर भी सहमति में सिर हिलाने लगा था। तब तक खबरी गुल और पारुल की मदद से अभी को डॉक्टर के बताए ठिकाने की ओर ले जाने लगे थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे अभी तक उस कामरन नाम के ड्रग पैडलर के दर्शन नहीं हुए थे, जो किसी फैंटम की तरह से अभी तक अदृश्य था। तुम किसी कामरन को जानती हो? मैंने चारू से पूछा, क्योंकि मेरे इस सवाल का सबसे मुकम्मल जवाब वही दे सकती थी। तुम कामरन को कैसे जानते हो? चारू के इस जवाब ने किसी कामरन के होने का सबूत दे दिया था। मुझे पता लगा है कि तुमने उसके 20 लाख रुपए देने हैं। मेरी बात सुनते ही चारू के चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लगी थी। आपको ये सब कैसे मालूम? चारू ने जवाबी सवाल किया। अब सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि तुम्हारे मम्मी पापा को भी पता है कि तुमने कामरा नाम के किसी ड्रग पैडलर के 20 लाख रुपए देने हैं, मैंने उसे स्पष्ट बोला। मम्मी पापा को आपने बताया? चारू अब धीमे स्वर में मुझसे बात करते हुए चल रही थी। तभी उन डॉक्टर साहब ने एक बड़े से केबिन की ओर इशारा किया और खबरी अभी को लेकर उस केबिन में चला गया। आप लोग बाहर ही रुकिए, मैं उसके होश में आते ही आप लोगों को खबर करता हूँ। ये बोलकर डॉक्टर साहब अंदर चले गए। ये जाफरीन और वो शमशेर कहाँ गायब हो सकते हैं? वो हमें देखने के लिए एक बार भी वापस नहीं आए। मैंने इस बार गुल पर बहुत देर के बाद ध्यान दिया था। होना तो उन्हें जहाज पर ही चाहिए, लेकिन वे कहाँ छुपे होंगे इस बारे में ठीक से नहीं बता सकती। गुल ने मेरी ओर देखकर बोला। वो अब मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। इस काम में तुम कितने लोग शामिल हो? इस बार रागिनी ने सबसे काम का सवाल पूछा। मैं, सेलिना, जाफरीन, अभी और शमशेर, हम 5 लोगों को ही इन दोनों माँ बेटी को गोवा ले जाकर पहुंचाना था। गुल ये बोलकर चुप हो गई। फिर पुराना सवाल पूछ रहा हूँ कि गोवा में इन दोनों को तुम किससे सौंपने वाले थे? किस आदमी ने तुम्हें इन्हें गोवा लाने की जिम्मेदारी सौंपी है? मैंने फिर से अपना सवाल दोहराया। इस बारे में सिर्फ जाफरीन जानती है, बाकी लोगों को इस बारे में कुछ नहीं मालूम। हम सभी को तो 1-1 करोड़ रुपए देने का वादा किया गया था और 5 लाख रुपए हम सभी को एडवांस भी मिल चुका था। गुल ने जो भी जानती थी वो अब सबको बता रही थी। वो 5 लाख रुपए तुम्हें किसने दिए थे? मैंने अगला सवाल किया। जाफरीन के साथ ही हमारी डील थी और हम लोग इसलिए इस डील में शामिल थे क्योंकि क्लब की वजह से हमारी चारों के साथ काफ़ी नज़दीकी थी। तो अभी के कहने के बाद तो ये लड़की आंख बंद करके हमारे साथ कहीं भी चल सकती थी। अभी ने इसके साथ एक झूठा नाटक किया और इसे खुद की किडनैपिंग का ड्रामा स्टेज करने के लिए उकसाया। गुल ने बोला। और ये लड़की तुम्हारे इस झांसे में आ गई कि ये किडनैप का झूठा प्लान है और इसे सच में किडनैप कर लिया। ये अपनी तरह का पहला अजीबोगरीब मामला था। मेरे इस सवाल का गुल के पास कोई जवाब नहीं था। वो एकदम से चुप्पी साधकर बैठ गई थी। तुम्हारा इतना सिंपल प्लान था? दोनों माँ बेटी को आराम से बेहोशी की हालत में गोवा ले जा सकते थे, फिर मुझे इस क्रूज पर बुलवाकर अपना बैंड क्यों बजवा लिया? मैंने इस बार गहरी नज़रों से गुल को देखते हुए पूछा। तुम्हें पहले भी बताया था कि तुम अचानक से किसी भूत की तरह हमारे सामने प्रकट हो गए थे और हर किसी से चारू के बारे में पूछताछ कर रहे थे। हमें लगा कि कहीं तुम वक्त से पहले ही सारा भांडा ना फोड़ दो, इसलिए बहाने से तुम्हें इस क्रूज पर बुलाया था।
हमारा इरादा तो बस गोवा पहुंचने तक तुम्हें खामोश रखने का था। एक बार इन दोनों को उन लोगों के हवाले कर देते, उसके बाद हम तुम्हें आज़ाद कर देते, लेकिन तुम हमारी सोच से ज़्यादा चालाक निकले। तुम्हारी वजह से हमारी एक साथी मर चुकी है और दूसरे का पता नहीं वो जिंदा भी बचेगी या नहीं। तीसरी, मैं तुम्हारे कब्जे में हूँ। हमारा खेल तो तुमने सिर्फ 4 दिन में ही खत्म कर दिया। गुल बेचारगी और सौभक्ष भरे स्वर में बोली। मैंने उसकी तरफ अफसोस भरी नज़रों से देखा। तभी डॉक्टर ने केबिन का दरवाज़ा खोला। वो लड़का मर चुका है, उसका खून बहुत बह गया था। ये बोलकर डॉक्टर वहाँ एक पल भी नहीं रुका था। ये सुनते ही चारू फपक कर रो पड़ी थी। गुल मेरी और ही सुनी आंखों से निहार रही थी और मैं आपका ये खाकसार गोवा पहुंचने के बाद होने वाले पुलिसिया झमेलों के बारे में सोच रहा था, क्योंकि इन डॉक्टर साहब ने तो गोवा पहुंचते ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देनी थी। रागिनी भी इस वक्त बस मुझे ही देख रही थी।